एतजाज हसन साहब ने भी मैं ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, मामला इस वक्त डिस्कशन हम ये कर रहे हैं कि ज़ाहिर रेफरेंस तो क्वॉश्ड हो गया, आगे की प्रोसीडिंग्स भी हो गई। जो बेसिकली हुकूमत के जहन में जो चीज़ थी, जो वो चाहते थे, वो मामला वहां तक तो किसी हद तक अचीव कर गए हैं कि इसकी तहकीकात और ये सारा प्रोसेस, रेफरेंस जज साहब की हद तक हट गया, लेकिन मसला वही है कि तहकीकात होनी है और रेलेवेंट फोरम पे होनी है। योर टेक ऑन। आदिल, मुझे नहीं समझ आती कि इस फैसले की मुझे समझ नहीं आई है हकीकतन, क्योंकि फैसला एक ऐसी रेफरेंस को कलअदम और ख़त्म करार देता है जो कि मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट के इन वाक़यात पर ये इख्तियार था कि उसको ख़त्म कर सके। जो वाक़यात सामने आए, तो कोई आ जाए और आइंदा तफसीली फैसले तक तो उसकी और बात है। जो बजाय सामने आए हैं वो तो ये है कि कादी फैज ईसा साहब ने कहा है कि मेरे खिलाफ बदनीयती पे हो रहा है मामला, क्योंकि मैंने ये फैसला दिया है, इस वजह से ये हुआ है। अब उस फैसला देने के या बदनीयती अगर है किसी की तो वजीर आजम की और सदर की हो सकती है। अब अगर किसी की बदनीयती अगर आप साबित करना चाहते हैं उसके खिलाफ, तो उसको नोटिस देना लाजमी है। ये तो नहीं कि उसको नोटिस दिए बगैर, उसको पार्टी बनाए बगैर आप फैसला कर सकते हैं कि ये मैला फाइली है और उसने बदनीयती से, क्योंकि उसने काजी फैज ने कोई फैसला किया था। लेकिन एतजाज साहब, आप क्या ये कह रहे हैं, मैं जरा समझना चाह रहा हूं कि जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये मैला फाइली है, जिन लोगों की वजह से ज़ाहिर सदर पाकिस्तान ने भेजा था, तो क्या उनको भी इस मसले में जो है वो सुना जाता है या वो किया जाता? अगर पर्सनल मैलिस अलैज की जा रही है तो फिर तो लाजिम है, फिर ये तो नहीं फैसला उनके बगैर तो नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक दूसरी हो सकती है कि मैलिस इन लॉ हो। मैलिस इन लॉ किसे मुराद एक मुख्तलिफ मैलिस है। वो मैलिस ये है कि मिसाल के तौर पे डिप्टी कमिश्नर अपने आप को गलत लेकिन बदनीयती से समझता हो कि वो कमिश्नर के फैसले के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है, तो वो बतौर कमिश्नर ऑर्डर कर दे, दस्तखत कर दे, वो डिप्टी कमिश्नर। तो ये मैलिस इन लॉ होगी उसकी लीगली इनकॉम्पिटेंट फैसला होगा और वो फैसला मौसर नहीं होगा, पर उसकी बदनीयती नहीं होगी। पहले में बदनीयती होगी। अगर बदनीयती का आप का इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको मौका देना लाजिम है, जो कि नहीं दिया गया। अगर आप एतजाज साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी जी आप अपना पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे थे कुछ ब्रेक से पहले। जी, पॉइंट मेरा जरा थोड़ा सा आपको तफसील से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा साहब ने चूंकि बीच में मदाखलत फरमा दी, तो इसलिए मेरा वरना शायद मुख्तसर रहता। पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मैलिस इन लॉ जो है और मैलिस इन फैक्ट का तो मैंने आपको मसला बताया, मामला बताया। मैलिस इन लॉ जो है वो अगर ये बात हो कि एक साहब, मिसाल अगर लीजिए तो वो इसी में से मिसाल ले लेते हैं। अगर तो मामला हो नोटिस देने का उन साहब को जिसके खिलाफ ये एलिगेशन है कि उसने मैलिस इन लॉ या मैलिस इन फैक्ट की है, अगर ये लाजिम हो तो मैलिस इन फैक्ट के बारे में ये सिर्फ काफी नहीं है कि उसको पार्टी बनाया हुआ है। ये एक सेपरेट प्रोसीडिंग होती है जिसके लिए बाकायदा नोटिस जारी होना चाहिए। नोटिस जारी हो, सिर्फ ये नहीं कि मैं फरीक हूँ और मैं पेश नहीं हुआ हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। अदालत अपनी जिम्मेदारी से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकती, और अगर वो उसने एक्शन लेना है और इस पे अपने फैसले को मेरी बदनीयती पर, मुबैना बदनीयती पर अगर उसने अपने फैसले को का इनसार करना है तो मुझे नोटिस देना लाजिम है। सिर्फ फरीक होने की बात नहीं है,
नोटिस देना लाजिम है, पूरा नोटिस हो, उसमें पर्टिकुलर्स ऑफ मैलिस हो। मैलिस हैज टू बी प्लीडेड एंड प्रूव्ड विद पर्टिकुलरिटी। ये 1973 के सईद अहमद खान केस में लिखा है, और बहुत सारे केसेस मुझसे बहुत ज्यादा राजा साहब जानते होंगे और यकीनन जानते हैं, मेरे से इनका इस लिहाज से बहुत ज्यादा है सिर्फ और मुतालिया भी ज्यादा है, पर ये सिर्फ कहना जरूरी नहीं। पर दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैं पॉइंट बनाना चाह रहा था, ये तो बीच में आ गया। पॉइंट ये है जो मुझे हैरत होती हुई है जरा फैसले से, वो ये है कि एक तो ये कि एफबीआर पे को ये इस किस्म की हिदायत किस तरह दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, ये काजी फायद ईसा से ज्यादती है। ये कि उनको लटकाए रखो, उनको उनकी बेगम को वो पेश होती रहे, ये तो अदालत की तरफ से हुक्मनामे की जरूरत नहीं है, ये तो एफबीआर को खुद करना चाहिए, खुद करना चाहिए नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन एतजाज साहब, जो हेयरिंग हुई है, उस हेयरिंग के अंदर जब उनकी मोहतरम अहलिया साहिबा को सुना गया है, तो उसके बाद क्या अदालत इसको इस तरह स्टैंड स्टिल पे रख के खत्म कर सकती थी कि आप ठीक है ये रेफरेंस तो नहीं बनता, लेकिन साथ में एफबीआर को भी ना भेजा जाता और फिर उसके बाद ये केस खत्म हो जाता? फिर तो वो जो 7-3 वाली बात है वो तो फिर पूरी कंप्लीट हो जाती कि सबका ये ख्याल होना चाहिए था कि ये ना भेजा जाए। नहीं, ये नहीं कर सकते थी। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो पेश हुई हैं और गवाह के तौर पे पेश हुई हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट उनको मुल्ज़िम बना के और बरी तो नहीं कर सकती थी, मुल्ज़िम भी नहीं बना सकती थी, बना ही नहीं सकती थी। उन्होंने वो गवाह के तौर पे पेश हुई हैं, उन्होंने अपना मनी ट्रेल दे दिया है। उस मनी ट्रेल पे फैसला कौन कर सकता है, ये भी मैं अर्ज कर दूं, ये भी फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही कर सकती है अंडर आर्टिकल 209 एंड 211। ये फैसला वही कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को भेज देना चाहिए था कि इस रेफरेंस के दरमियान हम नहीं आ सकते, आपके पास आएगी। रही बात, ये कहा जाएगा और राजा साहब फरमाएंगे कि जी एतजाज साहब आपने तो रेफरेंस खत्म करवा दी थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ, इसी सुप्रीम कोर्ट से 13 जज थे। उस रेफरेंस के बारे में मैं 2 बातें मोटी मोटी बता दूं। एक, मैंने साबित किया था 2 जून 2007 का ऑर्डर है और ये रिपोर्टेड है, 2 जून 2007 का ऑर्डर है, रिपोर्टेड है। उसमें मैंने साबित किया था कि रेफरेंस जो थी वो जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजी गई और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस को मुअत्तल करने का फैसला किया, तो वो रेफरेंस ना सदर ने पढ़ी थी, ना वजीर आजम ने पढ़ी थी, ना लॉ मिनिस्टर ने पढ़ी थी, ना अटॉर्नी जनरल ने पढ़ी थी, ना शरीफुद्दीन पीरजादा साहब जो उनके वकील थे उन्होंने पढ़ी थी, इस वजह से मलिक मोहम्मद कयूम साहब उन्होंने पढ़ी थी, ना दीगर वकला जो सदर के थे किसी उनमें से एक ने नहीं पढ़ी थी, ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन ने पढ़ी थी, ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के किसी मेंबर ने पढ़ी थी। मुझे जब मैंने ये कहा कि मैं ये साबित करूंगा, तो रमदे साहब बड़े हैरान हुए, कहने लगे ये कैसे आप साबित करेंगे? मैंने कहा 2 मिनट में साबित करूंगा। कहने लगे किस तरह? आपके सामने आदिल में आधे मिनट में साबित करूंगा। मैंने कहा जी आप पैरा नंबर 22 पे आ जाए, जो रेफरेंस है जिस पे दस्तखत किए गए सदर ने भी और वजीर आजम ने भी। पैरा नंबर 32 पे आ जाए। पैरा नंबर 32 पे आए तो पैरा नंबर 32 पे लिखा था 32 का हिस्सा था 32, आगे लिखा था डिलीटेड और ब्लैंक था सारा पैरा। मैंने कहा अगर ये किसी ने पढ़ा होता तो कहता है ये तो ड्राफ्ट फॉर्म में है भाई, ये क्या ले आए हो मेरे सामने, ये तो 32 को निकालो, 33 पैराग्राफ को 32 करो, कंप्यूटर की एक क्लिक 2 क्लिक से हो जाएगा। मैंने कहा पैरा 36 देखे, पैरा 36 भी लिखा था 36 एंड डिलीटेड, उसके बाद वो नहीं था। फिर मैंने कहा इसके साथ 400 सफात पेश हुए हैं, 400 कागजात, एक कागज नहीं पढ़ा किसी ने। ये शरीफुद्दीन ने इन बेसिस के ऊपर आपने जो है वो रेफरेंस खारिज कराया था। एतजाज साहब कहने लगे वो कैसे साबित करते हैं। मैंने कहा एक सफाई मिसाल के तौर पे ले पेज 164,
ठीक। पेज 154 एक पैम्फलेट था, पैम्फलेट जिस तरह के ये पैम्फलेट इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक। उस पे लिखा हुआ था कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो फलां फलां हैं वो फलां 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 है, और सिर्फ वही फलां 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 नहीं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज फलां 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 हैं, और गालियां दी हुई थी। मैंने कहा इस किस्म के 50 कम से कम ऐसे दस्तावेजात हैं जिन पे इंसार किया हुआ है। ठीक सर, वक्त खत्म हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एतजाज एहसन साहब।